हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के बारे में डिस्कस किया था, तब मैंने आपको कहा था कि 3 दिन बाद नागासाकी पे यूएसए ने बॉम्ब गिराया था। तो आज 9 अगस्त को नागासाकी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, 9 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है, विच इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। बेसिकली ये डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की शुरुआत की थी। दिसंबर 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उस बात में डिक्लेयर किया कि 9 अगस्त को हर साल हम इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अब बात करते हैं थीम क्या है। तो यहाँ पर थीम आप देखेंगे, इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इस दिन की थीम है। क्लियर? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डे था। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा विच इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देंगे। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, अभी जो रिसेंटली दिल्ली संशोधन अधिनियम जो दिल्ली पे बिल पास हुआ है राज्यसभा से, लोकसभा से पहले ही पास हो गया था, अब प्रेसिडेंट के पास जाना है सिग्नेचर के लिए। तो वो बिल क्या है, किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको ज़्यादा पावर दी जा रही है एज कंपैरिजन टू चीफ मिनिस्टर, इसका क्या बैकग्राउंड है। तो 1956 से लेके 2023 तक दिल्ली की क्या कहानी थी, उसको हमें डिस्कस करना है। तो आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो रहा था। आज मुझे आपको निधि स्कीम के बारे में, स्वाति के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था, इसलिए आज वो मैंने बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया है। उस बिल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन कल। डन है? अगर आज की क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम बहुत जल्दी, आई थिंक 1 या 2 दिन में, हमारी एक बुक लॉन्च हो रही है जिसमें पिछले 5 साल के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, सीपीओ के आपको पेपर्स मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन। ओके, तो जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट के वाइज उसको हमने अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है। तो बहुत जल्दी वो बुक आपके लिए लॉन्च की जाएगी, जो कि parchamclasses.in हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सीए विथ इम्पॉर्टेंट पर्सन। सबसे पहले बात करेंगे आज के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, किसी एग्जाम में इनका नाम आपको मिलने वाला है। ये है संजय कुमार अग्रवाल। इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया है सीबीआईसी का। तो सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? संजय कुमार अग्रवाल बन गए हैं। अब इस सीबीआईसी क्या होता है, पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सीबीआईसी मतलब अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, इनडायरेक्ट टैक्स एंड द कस्टम डिपार्टमेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली ये बॉडी काम करती है। सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी है। ये बेसिकली एक स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी है मतलब किसी एक्ट के जरिए इस बॉडी को बनाया गया होगा। बिल्कुल, सेंट्रल बोर्ड फॉर ऑफ रेवेन्यू एक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 को पास किया गया और उसके बाद सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का फॉर्मेशन किया गया 1964 में। ठीक है, लेकिन कहानी कैसी थी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया था और इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट कहलाता है सीबीडीटी, जिसके बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा पार्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। क्लियर है? डन। तो अभी हम इस सीबीआईसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका काम क्या है? सीजीएसटी, आईजीएसटी, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी होती है, और कलेक्शन करना, कस्टम डिपार्टमेंट का जो कलेक्शन होता है वो सब करने का काम सीबीआईसी करता है। सीबीआईसी में एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो अभी एक चेयरमैन जो है वो और एक मेंबर,
6 मेंबर होते हैं, उनमें से एक मेंबर की अपॉइंटमेंट हुई है। उन दोनों व्यक्तियों को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है संजय अग्रवाल को, संजय कुमार अग्रवाल को नया चेयरमैन CBIC का, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और इन्होंने विवेक जौहरी को रिप्लेस किया है। हालांकि विवेक जौहरी का जो टेन्योर था वो 31 मई को ही खत्म हो गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और जो अपॉइंटमेंट हुई है वो हुई है सुरजीत भुजावल की। तो सुरजीत भुजावल जो है वो मेंबर बन गए हैं इस पर्टिकुलर बॉडी के। ओके, ये करेंटली प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एट द डायरेक्टरेट ऑफ GST इंटेलिजेंस न्यू दिल्ली में काम कर रहे थे, और इन्हें मेंबर बनाया गया है CBIC का। जैसा कि मैंने कहा, एक चेयरमैन और 6 मेंबर यहाँ पर होते हैं। ये पूरी बॉडी जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम करती है। डन है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। हम बात कर रहे हैं वैभव तनेजा के बारे में। ये जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये इंडियन ऑरिजिन है। इन्होंने दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई की है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। वैभव तनेजा, इन्हें CFO बनाया गया है टेस्ला का। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टेस्ला के कौन बन गए हैं? इंडियन ऑरिजिन वैभव तनेजा बन गए हैं। ठीक है, इसके पहले 2019 में टेस्ला के CEO के रूप में काम कर रहे थे, और इन्होंने एज अ कॉर्पोरेट कंट्रोलर भी काम किया है सिंस 2018। टेस्ला जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है उसके CEO कौन है? एलॉन मस्क है, और 1 जुलाई 2003 में इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट पर्सन है HS प्रणॉय। कौन है ये? बैडमिंटन प्लेयर है। बैडमिंटन प्लेयर है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा HS प्रणॉय जो कि न्यूज़ में थे वो किस स्पोर्ट से हैं? तो आंसर हो जाएगा ये बैडमिंटन खेलते हैं। अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो HS प्रणॉय जो कि 9th रैंक है, इंडियन शटलर है HS प्रणॉय, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2023 में। फाइनल जो मैच था वो सिडनी में खेला गया था, और इन्होंने मतलब ये किससे हारे हैं? तो आंसर हो जाएगा चाइना के प्लेयर हैं जिनका नाम है बैंग होंगयांग। इनसे ये हारे हैं, मतलब इनको गोल्ड मिला है और HS प्रणॉय को सिल्वर मेडल मिला है। अगर HS प्रणॉय के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं समर यूथ ओलंपिक्स 2010 में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, इसके अलावा जो बहरीन इंटरनेशनल चैलेंज हुआ था 2011 में तब भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट, अब मणिपुर के बारे में आप सभी को तो पता चल चुका होगा कि मणिपुर में आखिरकार हो क्या रहा है, और बीच में तो एक बहुत ही खराब कह सकते हैं इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही गंदा इंसिडेंट हुआ था, वो जो रेप केस सामने आया था। राइट, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो रेप हुआ है, वीमेंस के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, रिलीफ कैंप में लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों के रिहैब के लिए कैसे काम करना है, तो इसके लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है। एक सब कुछ एक पूरा एक प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है किस तरीके से रिलीफ के लिए मणिपुर में काम किया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि एक पैनल बनाया जाएगा, 3 मेंबर का ये पैनल होगा, और इसमें तीनों जो मेंबर होंगी वो फीमेल होंगी। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट ऑल वीमेन पैनल टू ओवरसी रिलीफ इन मणिपुर। तो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत की निगरानी करने के लिए एक पैनल बनाने का फैसला लिया है। ये ऑल वीमेन पैनल होगा, मतलब इसमें जो सारे मेंबर्स होंगे वो महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये फैसला किसने लिया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ये फैसला लिया गया है। ठीक, अब ये जो पैनल है इसमें जो हाई कोर्ट की फॉर्मर जजेस हैं वो इसमें शामिल की गई हैं, और इस पैनल को हेड कर रही हैं गीता मित्तल। कौन कौन है इस पैनल में? तो जैसा कि मैंने कहा 3 मेंबर हैं इसमें जो कि फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस रही हैं। पहली है जस्टिस गीता मित्तल जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही हैं। नेक्स्ट है जस्टिस शालिनी जोशी, ये रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस रही हैं, और जस्टिस आशा मेनन ये फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रही हैं। ठीक है, इसलिए पैनल बनाया गया है जो कि रिलीफ करने का काम, रिलीफ कैंप को इन्वेस्टिगेट करने का काम, और जो वायलेंस हो रहा है मणिपुर में वीमेंस के खिलाफ और जो रेप केस अभी हुआ था उन सब पे ये निगरानी करेंगे, और उसके लिए कुछ नियम कानून वगैरह बनाने का काम करेंगे। अब इस पैनल को जो रिपोर्ट देनी है या जो पैनल सजेशन देगा उसके लिए एक और यहाँ पे जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ऑल्सो अपॉइंटेड अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर दत्तात्रेय
पड़सालीकर, जो कि मॉनिटर करेंगे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को जो वायलेंस हुई है मणिपुर में। ठीक है, चलिए अब इस न्यूज़ को मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अभी फाइनली ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ग्रीन सिग्नल मिलने का मतलब है कि फाइनली राजस्थान की जो स्टेट असेंबली है उसने अप्रूवल दे दिया है और राजस्थान में 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिवीजन्स को बनाया जाएगा। तो राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 10 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे 50 जिले और 10 संभाग होंगे। तो सीएम अशोक गहलोत announce formation of 19 new districts and the 3 new division in राजस्थान। ये फाइनली फैसला लिया गया और फाइनली ये अप्रूवल दिया गया है स्टेट की कैबिनेट के द्वारा। टोटल नंबर ऑफ जिले 50 हो जाएंगे और टोटल डिवीजन जो होंगे वो 10 हो जाएंगे। इससे जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव होगी और काफ़ी सारे लोगों को हेडक्वार्टर तक जाने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता है, काफ़ी लंबा ट्रैवल करना होता है, तो वो टाइम भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अब जो 3 नए डिवीज़न तैयार होंगे उनमें एक है बांसवाड़ा, पाली एंड शिखर, और 50 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे। जैसे कि जयपुर है तो जयपुर को डिवाइड कर दिया जाएगा जयपुर एंड जयपुर रूरल में। नेक्स्ट है, अब छत्तीसगढ़ की एक स्कीम है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है क्वेश्चन 1 कि गोधन न्याय योजना किसकी स्कीम है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है और अभी ऑनलाइन मोड में 15 करोड़ रुपीस छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं बघेल जी, इन्होंने इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, ये स्कीम काफ़ी पुरानी है, अभी की स्कीम नहीं है, 2-3 साल पुरानी स्कीम है, लेकिन अभी 15 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए दिए गए हैं बाय द छत्तीसगढ़ सीएम। तो छत्तीसगढ़ सीएम ट्रांसफर ₹15 करोड़ एज अ पार्ट ऑफ गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना का काम क्या है बेसिकली हम वो समझाते हैं। बेसिकली ये जो गोधन न्याय स्कीम है इसको जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और जो कैटल्स को संभालते हैं, कैटल की रेयरिंग करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, जो गोबर होता है गाय का गोबर उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके यहाँ पर वो इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो इसमें है द स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च गोधन न्याय योजना स्कीम इन जुलाई 2020 अंडर विच काउ डंग इज प्रोक्योर्ड एट ₹2 पर kg एट गौस्थान एंड इज यूज टू प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट। और इस गोबर के जरिए वर्मी कंपोस्ट मतलब एक खाद तैयार की जाएगी। तो ये है पूरी स्कीम जिसके लिए 15 करोड़ रुपए यहाँ छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र किए गए हैं। चलिए एक और स्कीम के बारे में बात करते हैं हम। कोचिंग स्कीम है जिसका नाम है फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम। इस स्कीम को बेसिकली 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2007 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का नाम है नया सवेरा स्कीम। स्कीम का नाम क्या है? नया सवेरा स्कीम। हम इसके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा में भी डिस्कशन हो रहा है, इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें बताया गया जब से इस स्कीम की शुरुआत हुई है मतलब 2007 से, तब से अभी तक 1.19 लाख जो स्टूडेंट हैं उनको इसका फ़ायदा मिला है, बेनिफिट मिला है। तो क्या है ये नया सवेरा स्कीम, आइए हम बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड नया सवेरा और फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये काम करती है। इसका मकसद है जो हमारे भारत की 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसी, इन लोगों को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो JEE का पेपर देना हो, नीट का पेपर देना हो या फिर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी इन्हें प्रिपरेशन कराना है। 3 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक कोचिंग पीरियड यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन कराने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो मालाबार एक्सरसाइज पहली बार हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑस्ट्रेलिया टू कंडक्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। इस एक्सरसाइज के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। 31st एडिशन ऑफ द मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? सिडनी में होगी। 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम इसकी कहानी को देखें तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1992 में। पहले बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज थी, फिर ट्राइलिटरल हुई और फिर अब एक क्वाड बन गई है। मतलब पहले 2 कंट्री पार्टिसिपेट करती थी, इंडिया एंड US नेवी 1992 में,
फिर 2015 में जापान ने जो है इस ग्रुप को ज्वाइन किया और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है वो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बन गई और फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन किया और उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन की मालाबार एक्सरसाइज बन जाती है। ठीक है, तो इट वॉज एक्सटेंडेड इन 2007 विद द पार्टिसिपेशन ऑफ जापान, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया और फिर फाइनली जापान ने जो है वो 2015 में इस पार्टनरशिप को परमानेंट कर लिया और उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है वो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हो गई। फिर 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी इसे ज्वाइन किया मालाबार एक्सरसाइज को और उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज हो गई। मतलब इसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये जो क्वाड नेशन है, चारों जो क्वाड नेशन है वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं और इनका मकसद है इंडो पैसिफिक एरिया में फ्री एक्सेस, ट्रेड फ्री हो और पूरा जो चाइना की बढ़ती हुई पावर है उसको रेगुलेट बेसिकली ये करना चाहते हैं। इसको मिनी नेटो भी कहा जाता है। क्वाड जो ग्रुप है ना उसको मिनी नेटो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सरसाइज एनुअली होती है इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। एक साल इंडियन ओशन में होती है, अगले साल ये पैसिफिक ओशन में कंडक्ट कराई जाती है। इसमें भारत का आईएनएस कोलकाता एंड आईएनएस सह्याद्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्वाड के बारे में आपको पता चल चुका है। क्वाड ग्रुप का इनिशिएटिव किसने किया था? फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने किया था। अब कुछ और एक्सरसाइज है जो क्वाड कंट्रीज के साथ होती हैं, जैसे कि इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स होती है, सिनायू मैत्री एक्सरसाइज है, धर्म गार्जियन है। ये तीनों इंडिया और जापान के बीच में होने वाली हैं। अगर हम इंडिया और यूएसए के बारे में बात करें तो कॉप इंडिया एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है, ये सारी एक्सरसाइज होती है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो पिच ब्लैक एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करते हैं ये रेडार सिस्टम के बारे में। इसका नाम है स्वाति। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वाति माउंटेन्स वेपन लोकेटिंग रेडार। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली लाइट एंड मोर कॉम्पैक्ट वर्जन इंडिजीनियसली डेवलप वेपन लोकेटिंग रेडार का इंस्टॉल किया है, इंडक्ट किया है, जिसका नाम है स्वाति माउंटेन। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट वर्जन है और लाइट वेट वर्जन है। इसके अलावा ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। इसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, ये जो स्वाति माउंटेन वेपन लोकेटिंग रेडार सिस्टम है इसमें बहुत एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर यूज़ किए गए हैं और रेडार, एरे रेडार का यूज़ यहाँ पर किया गया है। बेसिकली जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है और जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर जो दुश्मन है उनकी अगर हम दुश्मनों की बात करें तो उनके जो मोर्टार हैं, उनके जो रॉकेट लॉन्चर हैं या फिर उनका जो एरिया है उसको डिटेक्ट करने का काम ये करता है। खास बात ये है कि अगर फ्रेंडली कोई हमने मोर्टार दागा है या हमने कोई मिसाइल दागी है तो उसको ये आसानी से ट्रैक भी कर सकता है। नेक्स्ट निधि प्रोग्राम, ये भी काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। इसके बारे में भी राज्यसभा में डिस्कशन हो रहा है, इसलिए हम कर लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली राज्यसभा में हमको जानकारी दी है अबाउट द निधि प्रोग्राम। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि निधि का फुल फॉर्म क्या है, निधि प्रोग्राम किस लिए काम करता है और निधि प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया। तो निधि प्रोग्राम को 2016 में लॉन्च किया गया था। निधि का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन प्रोग्राम। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके अंदर कई सारी स्कीम चलती हैं, जैसे कि निधि EIR, निधि प्रयास, निधि एक्सेलरेटर, निधि शीट, ऐसे करके कई सारी स्कीम्स जो है इस प्रोग्राम के अंदर चलती हैं। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन एंड डेवलप करने का काम किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। इसका मकसद क्या है? स्टार्टअप्स जो होते हैं, तो स्टार्टअप जब ओपन होते हैं तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इनोवेशन करने के लिए, प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें निधि प्रोग्राम के अंदर दी जाती हैं और इस निधि प्रोग्राम में कई सारे डिपार्टमेंट हैं, कई सारे मिनिस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट एसोसिएटेड हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स शामिल हैं इसमें, R&D इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब इस पूरे प्रोग्राम को फंडिंग कौन करता है? तो इस पूरे प्रोग्राम को फंडिंग दी जाती है बाय द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। इस पूरे प्रोग्राम को फंडिंग दी जाती है। जैसा कि मैंने कहा, एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स रन होती है, जैसे कि निधि प्रयास के बारे में हमने बात की, निधि EIR के बारे में बात की, तो आप इसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो 3 बातें मैंने बताई कि निधि स्कीम का रिलेशन किससे है, कब लॉन्च हुई और किसने लॉन्च की थी, ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है
ये एक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी डिबेट इसमें चल रही है। हम बात करेंगे 38th मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अभी रिसेंटली 38 मीटिंग हुई है कमिटी ऑफ पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज में। बेसिकली देखिए, जो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको 1976 में बनाया गया था। इसकी अभी रिसेंटली 38th मीटिंग हुई है। 1976 में से बनाया गया था अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का जो सेक्शन नंबर 4 है, उसके अंतर्गत 1976 में कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाया गया था। इस सेक्शन 4 और इस एक्ट के अंतर्गत ये जो मीटिंग कमेटी है, इस कमेटी की जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, मतलब अमित शाह रहेंगे। तो अमित शाह जो है वो इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब ये कमेटी क्या करती है? कमेटी प्रोग्रेस देखती है, क्योंकि आपको पता है हम लगातार कोशिश करते हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए। हम चाहते हैं कि अलग अलग स्टेट के लोग जो है अप्रूवल दें, क्योंकि ये जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर इस रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराता है और हर एक स्टेट में भेजता है। अगर स्टेट की परमिशन मिलती है तो ही इस रिपोर्ट पे काम किया जाता है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट या इस कमेटी का मकसद यही है, हिंदी भाषा को प्रमोट करना। हिंदी भाषा को प्रमोट करना इसका मकसद है। पहली जो रिपोर्ट थी वो 1987 में पब्लिश की गई थी। अभी जो कमेटी होती है इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 20 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और कमेटी की जो मीटिंग होती है उसको चेयर कौन करता है? यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एक रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उन्होंने हमें बताया है कि हमारा जो ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट साइज है वो $273.3 बिलियन तक पहुंच जाएगा बाय 2030। अब रिसेंटली यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है। तो चाइना गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी बच्चा 2 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का या स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो चाइना साइबर स्पेस वॉचडॉग हैज़ पुट फॉरवर्ड प्लान टू लिमिट द यूजेज ऑफ स्मार्टफोन बाय द चिल्ड्रन टू नो मोर देन 2 आवर्स अ डे। इसके लिए एक जो कंपनी है वो माइनर मोड इंट्रोड्यूस करेगी, जिससे 2 घंटे से ज़्यादा अगर कोई बच्चा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अब मैंने कल आप लोगों को जो हमारा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हो रहा है उसमें कंबाइंड जो हमारी टीम थी उसने गोल्ड मेडल जीता है, वो मैंने आपको कल बताया था। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल कैटेगरी में भी हमको गोल्ड मेडल मिला है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? बर्लिन में हो रही है। इंडियन आर्चर है अदिति स्वामी, हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल जीता है। ओके, अंत में बात करेंगे कुछ हम MCQs के बारे में। पहला क्वेश्चन है, नया सवेरा स्कीम किस मंत्रालय के अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मासी ऐप के बारे में बताया था, जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट को मॉनिटर करने का काम करता है। तो मासी में एम का क्या मतलब है? तो मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मासी का मतलब है मॉनिटरिंग ऐप फॉर द सीमलेस इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक शॉर्ट फिल्म को रिसेंटली लॉन्च किया गया, तो उस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वही हल्ला बोल जो है वो किसने लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कैंपेन है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गदार ऑल्सो नोन एज द गुम्माड़ी विट्ठल राव, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, ये किस फील्ड से थे? आंसर हो जाएगा पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन बी। इसके अलावा पॉलिटिशियन होने के अलावा एक सिंगर थे, तो आपको सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, सिंगर होगा। सिंगर थे लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से भी एसोसिएटेड रहे हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने रिसेंटली कौन सी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर किया है डेंजर जोन में? तो आंसर हो जाएगा वेनिस। नेक्स्ट है, भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने रुपए दिए हैं? तो आंसर हो जाएगा 1.39 लाख करोड़ रुपीज। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री विल होस्ट द 10-day मालाबार एक्सरसाइज दिस ईयर? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या फिर USA? जो भी सही आंसर होगा कमेंट में दीजिएगा। बाकी हम दिल्ली के बिल के ऊपर कल डिस्कशन करेंगे। कोविड का जो नया वेरिएंट है उस पर भी हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।